morning, dear students. I hope you all are safe and sound at your homes. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके सभी परिजन परिवारीजन सभी स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज हम जो आपका पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है भाषा, लिपि और व्याकरण, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं, व्याकरण क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो ये हमने हेडिंग डाली, भाषा। भाषा क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कहना या बोलना, कहना या बोलना। ये किसका अर्थ है? भाष का। ठीक है। तो भाषा, संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। मतलब जो ये भाष धातु है संस्कृत की, इसका अर्थ है क्या? कहना या बोलना। इसी से भाषा शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये ओरिजिन है, मतलब। ठीक है। अब भाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा की परिभाषा होगी, जो डेफिनेशन होगी, वो ये होगी। अब देखिए, अच्छा, हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारे इस बातचीत में जो हमारे मन की बात होती है हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो दूसरे के मन की बात होती है वो हम जानते हैं। तो अगर कहें तो इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्या? हमारे विचारों का एक्सचेंज होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का विनिमय होता है। ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मनोभावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। देखिए क्या हुआ? मनोभावों और विचारों, हमारे जो मनोभाव हैं, जो मन के भाव हैं और जो हमारे विचार हैं, उनके आदान प्रदान, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज, लेन देन, एक्सचेंज करना के माध्यम को, मतलब ये सोर्स है, ये सोर्स है। इसी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही हम अपने मनोभावों और विचारों को प्रकट कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। तो हमारे विचारों का, हमारे मनोभावों के आदान प्रदान का अगर माध्यम होती है तो क्या होती है? भाषा होती है। इसी को भाषा कहते हैं। आप चाहे किसी भी भाषा में कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे अंग्रेजी में कहें, चाहे तमिल में कहें, चाहे उड़िया में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, चाहे फ्रेंच में कहें, चाहे डच में कहें, आप किसी भी भाषा का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो वो जो माध्यम है वही क्या है? भाषा है। किस चीज का माध्यम? मनोभावों और विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वही भाषा है। तो मनोभावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक और दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। विचार विनिमय, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते
तो ये पहली डेफिनेशन हो गई, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, केवल शब्दों में अंतर है। इस विनिमय का मतलब क्या है, इसका भी मतलब होता है आदान प्रदान, अंग्रेजी में जिसे आप एक्सचेंज कर कहना करते हो, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या है, विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान। यहाँ भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ भी माध्यम है, यहाँ भी माध्यम है, ठीक है। तो दोनों ही एक ही परिभाषाएं हैं, एक जैसी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मनोभावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या है, आदान प्रदान। तो ये हो गई भाषा, कहाँ से उत्पत्ति हुई है भाषा की, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, ठीक है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज लेते हैं, बोली। आप देखते होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही हिंदी भाषा की अनेक बोलियां, जैसे अवध क्षेत्र में देखिए लखनऊ, फैजाबाद और इसके आसपास प्रतापगढ़, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ की जो बोली है वो क्या है, अवधी है। उधर मथुरा और इसके आसपास की जो, इस क्षेत्र के आसपास की जो बोली है, ठीक है, वो क्या है, ब्रजभाषा है। बुंदेलखंड, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर, इस क्षेत्र की जो भाषा है क्या है, यहाँ की जो बोली है वो क्या है, बुंदेलखंडी है। तो आप देखें कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिंदी का स्वरूप है। तो कहने का आशय अगर हम इसको समझें तो ये भारत भूभाग में बहुत जगह पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा। और इस हिंदी भाषा में भी आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की बोलियां हैं। तो अब क्या है, बोली क्या है, तो बोली दरअसल कुछ नहीं है, भाषा का ही एक रूप है, भाषा का ही एक स्वरूप है। बोली भाषा का, भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को बोली कहते हैं। क्या कहें, अगर हम भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को बोली कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। किस स्वरूप को, क्षेत्रीय स्वरूप को, भाषा का जो क्षेत्रीय स्वरूप है उसको बोली कहते हैं। दूसरा, यह बहुत सीमित, या इस तरह लिख लें, इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। क्या लिख लें, इसका क्षेत्र सीमित होता है। मीन्स कहने का आशय यह है कि बहुत वाइड रेंज में नहीं बोली जाती। बोली क्या है, भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को बोली कहते हैं, और इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, बहुत वाइड रेंज में नहीं बोली जाती। चलिए, एक तो यहाँ तक देख लें, फिर इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे चर्चा करते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर भाषा की परिभाषा हमने देखी और बोली की परिभाषा देखी। अब देखते हैं भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के भेद क्या हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। भाषा के प्रकार, भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, और दूसरी है
लिखित भाषा। कुछ लोग एक और भाषा मानते हैं, सांकेतिक भाषा, लेकिन वो मौखिक भाषा का ही एक रूप है। सांकेतिक भाषा मौखिक भाषा का ही एक रूप है। कैसे, वो आगे भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा। यही जो है भाषा का मूल स्वरूप, मूल रूप कौन है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल स्वरूप है। मूल रूप क्या है? मौखिक भाषा। तो जब हम विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान बोल करके कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो विचार विनिमय के मौखिक माध्यम को जब हम बोल करके, भाषा को जब हम बोल करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो विचारों के ये मौखिक माध्यम को, विचार भाषा, अपने मनोभावों के, विचारों के ये आदान प्रदान के मौखिक माध्यम को ही क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। तो विचार विनिमय, विनिमय का अर्थ लिख देता हूं मैं यहाँ ब्रैकेट में, आदान प्रदान, आदान प्रदान। तो विचार विनिमय के मौखिक माध्यम या मौखिक रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल स्वरूप है। क्या है? मूल स्वरूप है। यह भाषा का मूल स्वरूप है। तो मौखिक भाषा विचार विनिमय अर्थात विचारों के आदान प्रदान के मौखिक माध्यम या मौखिक रूप को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का क्या है? मूल स्वरूप है, अर्थात भाषा का मूल स्वरूप यही है। मूलतः भाषा यही थी, फिर इसके बाद हमने लिखना सीखा, हमें स्क्रिप्ट का ज्ञान हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ, तब हमने लिखना सीखा। लेकिन सबसे पहली जो भाषा का जो सबसे पहला रूप था, ये क्या था? मौखिक भाषा है। एक पॉइंट इसमें ये लिखते हैं, सांकेतिक भाषा भी मौखिक भाषा का ही रूप है। जिसमें हम संकेतों इशारों आदि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। क्या? सांकेतिक भाषा भी मौखिक भाषा का ही रूप है, जिसमें हम संकेतों, इशारों आदि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा आपको कहाँ मिलती है? मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा भाषण, लोग भाषण देते हैं, तो भाषण, रेडियो, रेडियो में आप समाचार सुनते हैं, रेडियो, और टेलीफोन,
आदि। तो ये क्या है, मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारे हैं। तो ये मौखिक भाषा के क्या है, उदाहरण है। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण, भाषण, रेडियो, टेलीफोन आदि। तो ये हमने पढ़ा मौखिक भाषा। विचार विनिमय के मौखिक माध्यम या मौखिक रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल स्वरूप है। भाषा का स्वरूप, मूल जो स्वरूप है, जो हमने पहली बार में भाषा जिस रूप में मिली वो यही थी। इसके बाद हमें लिपि का ज्ञान धीरे धीरे हुआ कालांतर में, और हमने फिर लिखना सीखा, और इसके बाद हमने लिखा। तो लिखित भाषा बाद में। सांकेतिक भाषा मौखिक भाषा का ही स्वरूप है, रूप है, जिसमें हम संकेतों, इशारों आदि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जो लोग मूक बधिर होते हैं, जो सुनने में एबल नहीं होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते, उनके लिए विशेष रूप से सांकेतिक भाषा एक तरह से वरदान है। ठीक है, वो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान ऐसे करते हैं। साथ ही आपने देखा होगा जो लोग अनपढ़ होते हैं और कहीं पर कोई चीज़ उनको दिखाना होता है, तो आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल्स में बहुत सारे संकेत लिखे होते हैं रोड पे, डाइवर्जन के लिए बना रहता है, अगर आगे रेलवे क्रॉसिंग है तो उसके लिए बना रहता है। तो ये इसके लिए भी है कि जो लोग अगर लिख करके हमने बोर्ड पे वहाँ पर होर्डिंग्स लगा दी या कोई साइन बोर्ड लगा दिया और वो व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, तो ये वो व्यक्ति सांकेतिक भाषा के माध्यम से, उन संकेत चिन्हों के माध्यम से समझ जाता है कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पे हमें रुकना है, या हमें डाइवर्जन लेना है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए सांकेतिक भाषा भी महत्वपूर्ण है, जो कि मौखिक भाषा का ही एक स्वरूप है। आप लोग यहाँ पर नोट कर लें, इसके आगे फिर चलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? तो अभी तक हमने जो मौखिक भाषा देखी, उस मौखिक भाषा को लिख करके जब हम व्यक्त करते हैं वही लिखित भाषा है। तो देखें, विचार विनिमय के लिखित माध्यम को लिखित भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के लिखित माध्यम को लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम विचारों का जो आदान प्रदान है, जब हम विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो ये विचारों का जो आदान प्रदान होता है, इसका माध्यम क्या होता है, लिखित भाषा, है ना। तो जब हम उन्हीं जो बोले गए शब्द हैं, वाक्य हैं, जो भी है, जो हमारे विचार हैं, जब हम उनको एक लिखने के रूप में, उसको लिखित भाषा के रूप में उसको जब व्यक्त करते हैं, तो वो विचार विनिमय के लिखित माध्यम को लिखित भाषा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए। पहले एक चीज इसमें महत्वपूर्ण ये है कि लिखित भाषा का यह स्वरूप, भाषा का यह स्वरूप, कौन सा यह स्वरूप, अर्थात लिखित भाषा का यह स्वरूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। क्या मतलब हुआ इसका आशय ये हुआ कि जब मौखिक भाषा में हमने कोई वाक्य बोल दिया, हमने उसको सुन लिया, हो सकता है वो कल में भूल जाए, लेकिन जो लिखित भाषा का ये जो भाषा का जो ये रूप है, भाषा का जो ये लिखित स्वरूप है, इसके माध्यम से क्या होता है, वो भाषा का जो लिखित स्वरूप है उसके माध्यम से वो लिखी हुई बात ड्यूरेबल होती है, स्थायित्व प्रदान करता है। अर्थात काफ़ी समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य में हमको पढ़ने के लिए उसको या उसको रिकॉल करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो भाषा का यह स्वरूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या उदाहरण है, जैसे आपकी न्यूज़पेपर है ना, अखबार, पत्र,
पत्रिकाएं और आपकी किताबें, किताबें लिखित भाषा में ही तो हैं, किताबें आदि। ठीक, तो भाषा का स्वरूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है, इसलिए भी लिखित भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं लिपि की। इसकी बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या है? तो अब देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं, तो इसके लिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स। ठीक है, कुछ निश्चित जो है नियम है कि माँ को ऐसे लिखना है, खा को ऐसे लिखना है, का को ऐसे लिखना है, भा को ऐसे लिखना है, सा को ऐसे लिखना है। तो ये ध्वनि चिन्हों के लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। अगर ऐसा ना होता, ये ध्वनि चिन्हों के लिए निश्चित चिन्ह ना बने होते हर एक ध्वनि चिन्ह को, जैसे मैंने बोला माँ, एक ध्वनि तो है, माँ क्या है? एक साउंड प्रोड्यूस हुई ना मुंह से, माँ का एक साउंड निकल रही है। इस साउंड को, इस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह बने। इन ध्वनि चिन्हों को के लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, तो लिपि की परिभाषा क्या होगी? ध्वनि चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि चिन्ह, प्रत्येक ध्वनि चिन्हों के लिए एक निश्चित ध्वनि चिन्ह होता है। मतलब हर एक ध्वनि चिन्ह के लिए एक निश्चित है, उसके लिए एक चिन्ह होगा। जैसे माँ, माँ ध्वनि निकली तो माँ के लिए ये ध्वनि चिन्ह है। का ध्वनि निकली, का के लिए ये ध्वनि चिन्ह है। खा, खा के लिए ये ध्वनि चिन्ह है। गा, अब गा को भी ऐसे लिख दे तो नहीं, गा के लिए क्या होगा? ये ध्वनि चिन्ह होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि हर एक ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन चिन्हों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, किनारे में हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखते चलेंगे। चलिए बेटे, आगे देखते हैं। कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आप जानते हैं, देवनागरी। और देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। किससे विकसित हुई है देवनागरी? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी पहले, ब्राह्मी लिपि से क्या बनी? देवनागरी भाषा और लिपि। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी। मराठी की क्या लिपि है? देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू जो है किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी में। अरबी किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी में। और फारसी भी फारसी में ही लिखी जाती है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। फ्रेंच की लिपि क्या है? रोमन। जर्मन की लिपि क्या है? रोमन। तो ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। और देवनागरी जो लिपि है वो कहाँ से विकसित मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से, है ना।
जैसे जो बांग्ला आदि भाषाएं हैं वो भी ब्राह्मी लिपि से हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि से। अच्छा, इसकी एक विशेषता ये है कि सीधी लाइन के बजाय ये वक्र होती है। क्या होती है? वक्र। देखिए हर इसके कोई भी वर्ण आप देखें, वाह है तो ये कुछ वक्र होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं। जैसे डा को देखिए, ये टेढ़ा, वक्र। तो वक्र जो होता है वो दिखने में सुंदर होता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में जैसे आप ए लिखें तो ये देखिए इसमें वक्रता नहीं है, ये लाइन से बनी हुई है, एक लाइन दो लाइन ऐसे मिला दिया, ए बन गया बी, ये। तो जबकि हमारे हिंदी में क्या है? वक्रता है। ये वक्र के कारण ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि अच्छी है भाषा लिपि हमारी देवनागरी। चलिए इसके बाद देखते हैं हिंदी की कुछ बोलियां हैं। जैसे बात करें तो पश्चिम के क्षेत्र की बात करें, पश्चिम के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और राजस्थानी। पश्चिम का क्षेत्र कौन है? मतलब आप मेरठ, गाजियाबाद जो है, हापुड़ और इधर हरियाणा, ठीक है, और कुछ भाग मथुरा का, या मथुरा का क्षेत्र, एटा, ये जो यहाँ की हाथरस, ठीक है, अलीगढ़, ये इसकी जो बोली है ये क्या है? ये सारी कहाँ की है? पश्चिम की बोलियां हैं, पश्चिम में बोली जाती हैं यहाँ। तो ये पश्चिम का क्षेत्र है। जैसे एटा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया, ठीक है, फिर आपका गाजियाबाद हो गया, ठीक, तो इस ब्रज हो गया, मथुरा हो गया। तो ये जो क्षेत्र है क्या है? पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। इंडियन मैप में आप देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है। तो वहाँ की भाषा क्या है? हरियाणा भी है, तो हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी। यहाँ पर हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वो उसके आधार पर हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी? पश्चिम में हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है और राजस्थानी। पूर्व में अगर चलते हैं, ठीक है, तो पूर्व आपका शुरू हो जाता है, जो पूर्व है वो शुरू हो जाता है फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र से, ठीक है। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली। अवधी तो जैसे अवध क्षेत्र है, फैजाबाद, लखनऊ और प्रतापगढ़ आपका, ठीक है, इलाहाबाद, ये जो क्षेत्र है अवधी का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ी क्षेत्र है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र है जो बिहार है, बेसिकली बिहार और बिहार के आसपास के जो क्षेत्र हैं। और मैथिली जो है मिथिला का क्षेत्र है। तो ये पूर्व में ये बोलियां बोली जाती हैं। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी, ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ की बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। तो ये हिंदी की कुछ बोलियां हैं। अब एक विशेष चीज और, एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या किसी बोली में ऐसी क्षमता है, क्या कोई बोली भाषा बन सकती है? क्या कोई बोली भाषा बन सकती है? क्या किसी बोली में क्या इतनी क्षमता है इन सभी में से कोई एक जो भाषा बन जाए? अच्छा, भाषा क्या होती है? मैंने पहले बताया बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, जबकि भाषा में साहित्य की रचना होती है, बहुत व्यापक क्षेत्र में लोकप्रिय होती है भाषा। तो निश्चित रूप से कोई बोली भाषा हो सकती है जब उस बोली में साहित्य की रचना होने लगे और वह बहुत लोकप्रिय हो जाए तथा बहुत व्यापक क्षेत्र में उसका विस्तार हो जाए, तो बोली क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर इतना आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए, क्या कोई बोली भाषा बन सकती है? देखते हैं। जब कोई बोली अपने क्षेत्र विशेष से निकल करके इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि उसमें जो कवि हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, वो साहित्य की रचना करने लगे और वो बहुत व्यापक स्तर पर, व्यापक क्षेत्र पर बोली जाने लगे, पढ़ी जाने लगे, तो वो बोली क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। देखते हैं।
प्रश्न एक क्या है, क्या कोई बोली भाषा बन सकती है? मतलब क्या उसमें इतना सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि कोई बोली भाषा बन सकती है? तो इसका उत्तर लिखते हैं कि जब कोई बोली सीमित क्षेत्र से निकलकर व्यापक क्षेत्र में बोली जाने लगती है तथा वह इतनी लोकप्रिय हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है कि उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। ये महत्वपूर्ण है। क्या? साहित्य की रचना, साहित्य की रचना होने लगती है तो वही बोली भाषा बन जाती है। देखिए, बोली भी जो है भाषा का ही तो स्वरूप है। भाषा का जो क्षेत्रीय स्वरूप है ना, रीजनल टच है। हिंदी भाषा का रीजनल टच है कोई भी बोली, चाहे वो ब्रज भाषा को ले लीजिए, चाहे अवधी को ले लीजिए, चाहे राजस्थानी को ले लीजिए, चाहे मैथिली को ले लीजिए। तो भाषा ही थी, पहले से ही भाषा थी, भाषा का ही स्वरूप था। लेकिन अब उसमें साहित्य की रचना जब होने लगी, जब साहित्य का सृजन होने लगा, बहुत व्यापक स्तर पर वो बोली बोले जाने लगी और लोकप्रिय हो गई, तो क्या बन गई? भाषा। अब कुछ बोलियां हैं जिनमें साहित्य का सृजन हुआ है। जैसे ब्रज भाषा में क्या क्या सृजन हुआ? सूरसागर, सूरदास जी ने लिखा इसको। और विनय पत्रिका, इसको किन्होंने लिखा? तुलसीदास जी ने। ठीक है। इसके बाद एक ब्रज भाषा होगी। अब अवधी भाषा ले लेते हैं। इसमें रामचरितमानस की रचना हुई। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और एक और रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ये आपके रायबरेली के थे। कहाँ के थे? रायबरेली के। अब बात करते हैं खड़ी बोली में और मैथिली में। तो सबसे पहले मैथिली में लिख लेते हैं। मैथिली में आपने विद्यापति का नाम सुना होगा। तो विद्यापति जी ने लिखा, विद्यापति की पदावली बहुत प्रसिद्ध है। उनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति
इनको इसीलिए मैथिल कोकिल कहा जाता था, क्योंकि मैथिल कोकिल। ठीक है, अब खड़ी बोली में बात करते हैं। तो खड़ी बोली में चलिए यहाँ लिख देता हूँ। खड़ी बोली में बहुत सारी रचनाएं हैं। आज तक जितनी भी रचनाएं खड़ी, जैसे आपका ले लीजिए साकेत महाकाव्य। ठीक है, साकेत, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, साकेत, कामायनी, आंसू, जयशंकर प्रसाद, गबन, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। तो ये खड़ी बोली की रचनाएं हैं। आप इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा, फिर कॉपी में प्रिपेयर करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक आपने ये देखा कि हम लोगों ने जो भी लिखा पढ़ा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो नियम बना होगा ना, कि कैसे वाक्य लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। जैसे लिपि है ना, ध्वनि चिन्हों के लिए कुछ स्पेशल चिन्ह हैं, कुछ उन संकेत चिन्हों को, उन चिन्हों को लिखने के लिए कुछ ध्वनि है, उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बने हैं, तो उसको लिपि कहते हैं। अच्छा सोचिए जरा सा, मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि राम खाती है। अगर मैं ये लिख देता हूं तो आप तुरंत कह देंगे कि सर ये वाक्य जो है आपका गलत है। ये सही और गलत के इस बिंदु पर आप कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे? सही और गलत का ज्ञान आपको कैसे हुआ कि वाक्य सही है या गलत है? इसका निर्णय आपने कैसे किया? इसलिए किया क्योंकि आपको व्याकरण का ज्ञान है। इसका ज्ञान है व्याकरण। आपको व्याकरण ज्ञान कराता है कि क्या सही है क्या गलत है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र, शास्त्र मतलब ग्रंथ आप कह सकते हैं, जहां पर सारे नियम लिखे हैं। जैसे हमारे भारत का एक संविधान है जहां पर सारे नियम कानून लिखे हैं, तो ठीक उसी तरह से हिंदी के नियम कानून कहाँ लिखे हैं? व्याकरण की किताब में। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान प्राप्त कराता है, जिसके आधार पर हम समझ पाते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं साहित्य की। साहित्य किसे कहते हैं? लिटरेचर वास्तव में है क्या? साहित्य क्या है? तो आप देखते हैं कि जैसे आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको बहुत पुरानी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बताते हैं और आपको ज्ञान जो है देते हैं।
तो कहने का आशय ये कि प्राचीन से लेके नवीन तक जो भी कुछ ज्ञान है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है कहाँ होती है, साहित्य में होती है। साहित्य में संरक्षित रहती है। साहित्य मतलब कहने का आशय वो स्टोरेज है। तो अगर इसकी एक हम परिभाषा बनाए तो साहित्य जो है ज्ञान के संचित कोष को, कोष मतलब खजाना, ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं, ज्ञान के संचित कोष को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा हिंदी साहित्य में, मान लीजिए हिंदी लिटरेचर का एग्जांपल ले लेते हैं। हिंदी साहित्य में हमने पढ़ा, पहले आदिकाल पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा भक्ति काल, फिर इसके बाद हमने पढ़ा रीति काल, फिर इसके बाद हमने पढ़ा आधुनिक काल। अब ये क्या है, ये हिंदी साहित्य क्या है, साहित्य है। किस भाषा का साहित्य है, हिंदी भाषा। तो ये हिंदी साहित्य है, हिंदी का साहित्य है। आदिकाल में जो वीरतापूर्ण कथाएं मिलती हैं, जो वीरतापूर्ण जो प्रदर्शन राजाओं महाराजाओं ने किए, उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो ये संचित करके रखा गया और हम आज उसको पढ़ रहे हैं, तो हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये संचित, ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं, ज्ञान का संचित कोष है। इसके बाद भक्ति काल पे आते हैं। बहुत सारे संत कवियों ने, सूफी कवियों ने, जो सूफी कवि हैं, उन्होंने प्रेम के माध्यम से, इस संत कवियों ने जो है कबीरदास जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तुलसीदास जी, ठीक है, वो सगुण ब्रह्म के उपासक थे। राम काव्य में, कृष्ण काव्य में सूरदास जी थे, ठीक है। इसी तरह से रीत काल की जो कविताएं मिलती हैं, उसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के श्रृंगारिक वर्णन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर नीति के दोहे प्राप्त होते हैं, श्रृंगार के वर्णन मिलते हैं, ठीक है, प्रेमाख्यान मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ये जो साहित्य होता है, किसी भी भाषा का साहित्य वो ज्ञान का एक संचित कोष है। किसी भी भाषा का साहित्य ज्ञान का संचित कोष है। किसी भी भाषा का साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। अब इन दोनों में से आप चाहे जिसको लिखें। इसके बाद इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि एक तिथि है 14 सितंबर 1949, वो क्यों महत्वपूर्ण है। वास्तव में 14 सितंबर 1949 की ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, उसको राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान
किया गया। अब व्हाट इज राजभाषा? राजभाषा क्या है? तो जो राजकाज की भाषा हो, जो जिसमें जो शासन प्रशासन की भाषा हो, तो शासन प्रशासन की भाषा, जिसमें कार्यालयों में, ऑफिस में, कार्यालय में कार्य होता हो, सरकारी पत्र पत्रिकाओं की भाषा, ठीक है, तो ये राजभाषा है। तो जहाँ जिसके माध्यम से शासन प्रशासन की भी भाषा होती है राजभाषा, कार्यालयों में कार्य होता हो, सरकारी पत्र पत्रिकाओं की भाषा हो। लेकिन हिंदी में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये राजभाषा हिंदी में राजकीय काम होता है, सरकारी काम होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं? हिंदी जहाँ की राजभाषा है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसके बाद हम ले लेते हैं बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं राजस्थान, ठीक, हरियाणा, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद ले लेते हैं संघ क्षेत्रों को, ले लेते हैं यूनियन टेरिटरीज को। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज कौन है? दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर हिंदी जो है राजकीय जो है शासन प्रशासन की भाषा है। यहाँ पर पत्राचार जो होता है, सरकारी कार्यालय में जो पत्र भेजे जाते हैं, तो वो उनकी भाषा क्या होती है? हिंदी होती है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और लिख लीजिए, हिंदी व्याकरण के विभाग, हिंदी व्याकरण के विभाग मतलब हिंदी व्याकरण के क्या क्या भाग हैं, हिंदी व्याकरण को कितने भागों में पढ़ने की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला शब्द विचार, या पहले वर्ण विन्यास, इसको वर्ण विन्यास, फिर शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। इन 3 हिंदी व्याकरण के ये 3 विभाग हैं, 1, 2 और 3। किस लिए? पढ़ने की सुविधा के लिए। तो आज के लिए यहीं तक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।